अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहीद मुगल है। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो गैसेस एक्सचेंज है इसकी जो लफ्ज़ी मीनिंग है गैसेस का तबादला। आप लोग देखेंगे गैसियस मीन्स गैसेस का, एक्सचेंज मीन्स तबादला। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है। अब वो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? वो फूड से हासिल करते हैं, मगर फूड से हासिल करने के लिए उन्हें गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। मीन ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ती है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या रिक्वायर्ड है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms require energy. All living organisms require energy for their metabolic activities. अपनी metabolic activities के लिए जितने भी organisms हैं वो क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज करेंगे। देखिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी दे ऑक्सीडाइज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी। यानी कि जानदार एनर्जी हासिल करने के लिए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। जस्ट लाइक, अब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं क्या? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी। अब वो एटीपी कैसे हासिल कर रहे हैं? वो अपनी फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद उन्हें एटीपी मिलेगी और उस एटीपी को वो अपने मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करेंगे। अब जो कंटिन्यूसली जो एक जानदार को एटीपी मिल रही है The continuous supply of ATP to living cell is made possible through the process of respiration. आपकी बुक कह रही है कि जो जानदार को जो मुसलसल जो ATP मिल रही है वो मुसलसल ATP किस प्रोसेस के थ्रू मिल रही है? वो मिल रही है रिस्पायरेशन के थ्रू। यानी रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है ATP की। अब ये रिस्पायरेशन है क्या? रिस्पायरेशन एक कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। यानी जो रिस्पायरेशन है इसे आप लोग रिडॉक्स प्रोसेस कह लें, रिडॉक्स प्रोसेस कहें या इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडॉक्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी जो रिस्पायरेशन है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यानी रिस्पायरेशन में जो फूड होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। यानी रिस्पायरेशन में फूड ऑक्सीडाइज हो रही है। उस ऑक्सीडाइज होने के बाद फूड जो है वो रिलीज करेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो पता चला कि जो रिस्पायरेशन है ये वो प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली एटीपी सप्लाई करता है। क्योंकि देखें, एक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट के अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। आपकी बुक लिख रही है एन ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट ग्रेटर नंबर ऑफ एटीपी यूजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन ज़्यादा एटीपी कब हासिल कर बनाएगा? जब उसको ज़्यादा नंबर यानी ज़्यादा तादाद में उसे ऑक्सीजन मिलेगी। अब जितनी ज़्यादा उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो उतनी ही ज़्यादा वो एटीपी जनरेट करेगा। Which can be obtained from its external environment। यानी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ही ज़्यादा एटीपी वो यानी बनाएगा। अभी ये ऑक्सीजन वो कहाँ से हासिल करेगा? उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर वाले माहौल से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। ऑक्सीजन हासिल करने के बाद फूड को ऑक्सीडाइज करेगा जिसके रिजल्ट के अंदर एटीपी मिलेगी। बट ड्यूरिंग द केमिकल पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इज ए बाय प्रोडक्ट। मगर जब वो रिस्पायरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन उसने अपने एनवायरनमेंट से हासिल की, तो ऑक्सीजन हासिल करने के बाद उसको एटीपी तो ज़रूर मिली, मगर इसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए हार्मफुल है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो अब देखिए, जानदार को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की भी ज़रूरत है।
ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों? ताकि उसको कंटिन्यूसली एटीपी मिल सके। जब एटीपी उसको मिलेगी तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी उसने निकालनी है। तो अब देखें, वो इसको एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट से ले रहा था, ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट से ले रहा था, जिसके रिजल्ट के अंदर क्या बन रही थी? एटीपी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये टॉक्सिक यानी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसके लिए हार्मफुल होगी। तो अब वो जानदार कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने इन्वायरमेंट में निकालेगा। अब देखिए, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, अब इस प्रोसेस को कह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर द रिस्पायरेटरी गैसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर रिस्पायरेटरी गैसेस। क्लियर? तो मीन्स गैसियस एक्सचेंज की तमाम जानदारों को ज़रूरत पड़ती है। क्यों? ताकि वो एनर्जी बना सके। इन एडिशन टू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, देखिए रिस्पायरेशन के अलावा एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉफ्स में चलता है, यानी जो प्लांट्स हो गए। तो अब देखिए, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी गैसियस एक्सचेंज करेगा, मगर रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा था, मगर यहाँ पर वो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को निकालेगा। सपोज अब देखिए, ये प्लांट का लीफ है। अब जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस चलता है वो लीफ के अंदर चलता है। अब इस प्रोसेस के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। अब ये प्रोसेस भी क्या हुआ? गैसेस एक्सचेंज हुई। मगर देखिए, जो रिस्पायरेशन था उसमें गैसेस एक्सचेंज किस तरह हो रही थी? ऑक्सीजन आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है और ऑक्सीजन आउट हो रही है। तो मीन्स हैं तो दोनों एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है, मगर दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब देखिए, गैसेस एक्सचेंज जितने भी ऑर्गेनिजम्स में जो होगी तो वो किसके थ्रू होगी? डिफ्यूजन के थ्रू होगी। ये बात ध्यान में रखना। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या? एक्चुअली डिफ्यूजन प्रोसेस एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी के बिना होता है, मीन्स पैसिव प्रोसेस है। सपोज यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख लें। यानी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? बाय डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है? दिस इज पैसिव प्रोसेस, यानी ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन across plasma membrane or cell membrane। यानी कि डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये गैसेस जो एक्सचेंज का प्रोसेस चलेगा, अब इसमें ऑक्सीजन इन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। जो पहला फैक्टर है वो है मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डिफ्यूजन ग्रेडियंट। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गए, जैसे आप लोग डिफ्यूजन ग्रेडियंट गए।
पहला प्रोसेस यानी पहला फैक्टर ये गैस एक्सचेंज के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इसे आप लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। यानी गैसेस एक्सचेंज उसी टाइम पे होगी जब इन्वायरमेंटल मींस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ से ऑक्सीजन जानदार हासिल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है सपोज, तो अब देखिए जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा हो और जानदार की बॉडी यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो, तब ऑक्सीजन बाहर से बॉडी के अंदर आएगी और इसी तरह बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन ग्रेडियंट है, अब जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। भाई सपोज हमारा जो रिस्पायरेटरी सरफेस वो एलोविलाई हैं, अब जो एलोविलाई हमारी रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं, तो अब जब हमारी एलोविलाई में जाहिर से बात है पूरी बॉडी में से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करके हमारी जो एलोविलाई तक पहुंचेगा। अब इस ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, क्योंकि जब ब्लड देखे हमारे एलोविलाई से जब आया था पूरी बॉडी पार्ट्स की तरफ जब जा रहा था तो वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देता जा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से उठा रहा था बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ये पहुँच कहाँ पे गया, हमारी जो रिस्पायरेटरी सरफेस एलोविलाई है। अब जब एलोविलाई और जो हमारे हमने जो बाहर से जो एयर ली है, यानी जब लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ब्रीथिंग की, अब बाहर से हमने एयर ली है, अब इस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो हमारे जो एलोविलाई जो लंग्स में है इनमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब देखिए ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन हमारी इनसाइड कम और आउटसाइड जो हमने एयर ली थी उसमें ज़्यादा है। अब ये हो गया डिफ्यूजन ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी गैसेस की मूवमेंट होगी, वरना गैसेस की मूवमेंट नहीं होगी। अब देखिए उसके अलावा जो दूसरा जो फैक्टर है वो है लार्जर सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम, इन relation to volume of organism। मीन्स जानदार का जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वॉल्यूम। भाई हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम जो हमने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई ये हमारा वॉल्यूम है, मगर जो हमारी एलोविलाई का जो सरफेस एरिया है वो हमारे टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा है। अब वो कितना ज़्यादा, टेनिस कोर्ट यानी एक गेम है जो सानिया मिर्ज़ा आप लोगों ने देखा होगा, टेनिस यानी गेम करती है, तो उसका जो ग्राउंड है वो कहलाता है टेनिस कोर्ट। अब देखिए टोटल हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम है वो हमारी एलोविलाई के सरफेस एरिया से कम है। तो मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि जानदार का जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब जो थर्ड पॉइंट है वो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन और रिस्पायरेटरी सरफेस। अब गैस एक्सचेंज के लिए जो थर्ड पॉइंट है, यानी जो जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही है वो मेम्ब्रेन मॉइस्ट हो यानी वेट हो, वो मेम्ब्रेन वेट हो। जस्ट लाइक अब आप एग्जांपल ले लें अमेबा की, अमेबा की जो गैस एक्सचेंज होगी वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। जो अमेबा है वो जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है। अब इस सेल मेम्ब्रेन का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। अब इसी तरह ह्यूमन की अगर आप एग्जांपल लेंगे, हमारे जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है वो हमारी एलोविलाई है, यानी एलोविलाई एक तो थिन हो और उसके अलावा मॉइस्ट हो तभी ये प्रोसेस चलेगा, वरना ये प्रोसेस नहीं चलेगा।